हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन की क्लास में, जिसमें हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट, चाहे हमारी ओपिनियंस हैं, चाहे हमारे एडिटोरियल्स हैं, चाहे हमारे आर्टिकल्स हैं, उनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। डियर एस्पिरेंट्स, ये जो हमारी डिस्कशन है, ये जो हमारा सेशन है, ये फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को डेली बेसिस के ऊपर कवर कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने नोट्स मेकिंग साथ साथ करते जाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप लॉन्ग नोट्स बनाना चाहते हैं या शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं। पहले तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं, हालांकि मैं ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं। देखें, लॉन्ग नोट्स के जो फ़ायदे अपने हैं, शॉर्ट नोट्स के अपने फ़ायदे हैं। अब जिनकी मेमोरी अच्छी है, ठीक है, उनकी जल्दी चीज़ें कह लें कि उनके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उनके जल्दी भूलते नहीं हैं, तो वो यहाँ पर अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। लेकिन जिनको यहाँ पर इशू है कि दोबारा जो है उनको एक डिटेल्ड मटेरियल चाहिए, दोबारा उनको सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो यहाँ पर क्या करें, लॉन्ग नोट्स बनाते जाएं। जब वो रिवीजन के लिए बैठेंगे तो वो इजीली जो है वो अपना जो डिटेल्स हैं सारी जो टॉपिक के रिलेटेड वो इजीली पढ़ सकते हैं, चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या होता है कि आपको यहाँ पर डिटेल्स जो है वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं बुलेट पॉइंट्स के अंदर, जो बेसिकली काम आते हैं जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, हमारा मेन एग्ज़ाम चल रहा होता है, उसके अंदर जो हमें यहाँ पर टाइम मिलता है उसके अंदर हम रिवीजन करते हैं शॉर्ट नोट्स की। और लॉन्ग नोट्स की तो ऑलरेडी जो हमारा लास्ट मंथ होता है बिफोर एग्जाम्स, तो वो हम जो है वो लॉन्ग नोट्स जितने भी होते हैं रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो प्रेफर करता वो लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स दोनों ही अपने हाथों से बनाएं। अब यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन भी है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, देन हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे साथ डेली बेसिस के ऊपर न्यू स्टूडेंट्स, न्यू एस्पिरेंट्स एंगेज हो रहे हैं, अटैचमेंट हो रही है उनकी हमारे साथ, तो इसलिए जो है वो साथ साथ चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी है। देखें, यहाँ पर जिस तरह एआई का दौर है और जिस तरह एआई टूल्स अब अवेलेबल हैं और जिस तरह हमें यहाँ पर भर भर कर मटेरियल मिल रहा है, एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ अभी। तो जो एस्पिरेंट्स यहाँ पर जो है क्या नोट्स जो यहाँ पर पीडीएफ में कन्वर्ट करके पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप पढ़ें अगर आपको सही लग रहा है तो, लेकिन उन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है कि जितनी देर तक आप उनको रिटन फॉर्म के अंदर नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर आपके कह लें कि यहाँ पर चीज़ें तैयार हैं और आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो देन तो ठीक है कि आप यहाँ पर पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करें कि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, राइट, देन तो आप यहां पर पीडीएफ में कन्वर्ट करें। अगर आप बिगिनर्स हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना है, आपने नोट्स मेकिंग अपने हाथों से करनी है। इसके एडवांटेज क्या है, सबसे पहले एक तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती जाएगी, दूसरा यहां पर आपकी राइटिंग स्किल यहां पर इंप्रूव होती जाएगी। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप दोबारा रिवाइज करने के लिए बैठते हैं ना चीजों को, तो आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि आपने चीजों को अपने हाथों से गुजारा हुआ होता है। ठीक है, तो यहां पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, नहीं है तो उसको रिटन फॉर्म के अंदर लेकर आए। ठीक है, अब यहां पर जो पीडीएफ के अंदर पहले कन्वर्ट किया जाता है, पहले तो आप उसके ऊपर टाइम वेस्ट करेंगे, देन फिर आप रिटन फॉर्म के अंदर लेकर आएंगे, तो उससे जो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, नोट्स मेकिंग अपने हाथों से करें, ताकि आपकी साथ साथ यहां पर राइटिंग स्किल, राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रहे और दोबारा आप चीज़ों को दोबारा इजीली जो है क्या कर सकते हैं, यहां पर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, बी पॉजिटिव होकर, बी ऑनेस्ट होकर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। आज हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इसको डिकोड करते हैं और देन जो है हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, अब डेली बेसिस के ऊपर हम एक लिटरेरी या फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो हमारे ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे हमारा पीएमएस का ऐसे का पेपर है, चाहे हमारा सीएसएस के ऐसे का पेपर है। ठीक है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जो है यहाँ पर अगर
देखा जाए तो उनका इंटरेस्ट नहीं है कि सर हम लिटरेरी स्टेटमेंट या फिलोसफिकल स्टेटमेंट को मेन एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, हम तो प्रॉब्लमेटिक या आर्गुमेंटेटिव या एनालिटिकल ऐसे को जो है यहां पर पिक करेंगे, या प्रोज एंड कॉन्स कह सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट वाला आप ऐसे कह सकते हैं। लेकिन फिलोसफिकल ऐसे आप डेली बेसिस के ऊपर एक बार मेरे कहने के ऊपर प्रैक्टिस लाजमी करिएगा। इससे फायदे क्या हो सकते हैं? एक तो अगर आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग यहां पर स्लो है तो ब्रेन स्टॉर्मिंग यहां पर बूस्टअप होगी, आइडियाज जल्दी पिक नहीं हो रहे तो आइडियाज यहां पर जो है वो पिक होना शुरू हो जाएंगे। अब यहां पर क्वेश्चन आता है सर कैसे? ठीक है, हम जो इतना मटेरियल पढ़ रहे हैं क्या उससे आइडियाज जनरेट नहीं होते? अब यहां पर आपने जो है गौर से एक बात को अंडरस्टैंड करना। देखें, जब आप लिटरेरी स्टेटमेंट को या फिलोसफिकल स्टेटमेंट को यहां पर डिकोड करने बैठते हैं ना, तो आप अपने ब्रेन के ऊपर वजन देते हैं, जोर देते हैं, सोचने के ऊपर मजबूर करते हैं कि जाओ कहीं से आइडियाज पिक करके लेकर आओ। आप कह लें कि स्टार्ट में आपको मुश्किल होगा क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन ये जिस तरह आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जिस तरह आप करते जाएंगे डेली बेसिस के ऊपर ये चीजें इंप्रूव होती जाएंगी। क्यों? कि यहां पर जब आप डिकोड कर रहे होते हैं तो फिर क्या करते हैं, आपका जब आप सोच रहे होते हैं, अपने ब्रेन के ऊपर जोर दे रहे होते हैं, तो फिर वो क्या करता है, यहां पर एग्जाम्पल्स ढूंढने की कोशिश करता है, रेफरेंसेस लेकर आने की कोशिश करता है। अब रेफरेंसेस कहां से? बड़ा इजी से वे है, लिटरेचर उठा लें, आपका रिलीजन उठा लें आप, ठीक है, लीडरशिप उठा लें, उसके बाद पर्सनैलिटीज कोई भी आप उठा सकते हैं, साइंस एंड डिस्कवरीज आप ले सकते हैं। तो यहां से आप हिस्ट्री से आप एग्जांपल्स उठा सकते हैं, रेफरेंसेस उठा सकते हैं, जो आपके सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स होते हैं बेसिकली। जब हम लिटरेरी स्टेटमेंट के अंदर जब ऐसे यहां पर कह लें कि यहां पर लिख रहे होते हैं, आउटलाइन जो बनाते हैं, उसके अंदर हम क्या देते हैं, यहां पर सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स हमारे होते हैं। फिर आप इजीली जो है वो एग्जांपल्स को यहां पर कंपाइल कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट होती है, आइडियाज जो यहां पर कह लें कि आपके ब्रेन के ऊपर ना कह लें कि एक लिमिटेशंस लग चुकी है, तो इससे आगे आपने सोचना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। लेकिन आप जब फिलोसफिकल स्टेटमेंट को डिकोड करने बैठते हो, देन आप अपने ब्रेन के ऊपर जोर देते हो, इसको मजबूर करते हो कि नहीं आप सोचो, अब यहां पर आइडियाज पिक करके लेकर आओ मेरे लिए। अगर आप वाकई ही सीरियस कैंडिडेट्स हैं और आप काम करना चाहते हैं और आप सीएसएस को वाकई क्रैक करना चाहते हैं, तो यह है राइट डायरेक्शन। इसके अंदर आपको काम करना चाहिए जिसके अंदर आपके पास होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हों। आई होप आपने चीजों को अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम इस जो है स्टेटमेंट को यहां पर डिकोड करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कहते हैं, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं कि when the well is dry we know the worth of water। अब यहां पर अगर देखा जाए इसका कोई और भी आप मफहूम ले सकते हैं कि जब यहां पर कोई चीजें जब आप यहां पर चीजों की कदर नहीं करते और वो आपके हाथों से चले जाते हैं, तो देन आपको उन चीजों की अहमियत का, उन चीजों की कदर का पता चलता है। तो अब अगर पानी के अगर कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए, तो यहां पर अगर पानी आपका खुश्क हो गया तो देन हमें जो है जाकर इसकी अहमियत का पता चलेगा। हम बात करने वाले हैं यहां पर द वेपनाइजेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने वाले यहां पर दो टॉपिक्स है हमारे। देखिए, आपने इंडस वाटर ट्रीटी को पहले पढ़ा हुआ, लेकिन यहां पर इसके अंदर कुछ न्यू डेवलपमेंट्स है, न्यू अपडेट्स हैं, या आप कह लें कि यहां पर कुछ चीजें यहां पर ऐड की गई, उनको भी यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर पाकिस्तान को क्या स्टेप्स लेना चाहिए वो हम यहां पर आगे डिस्कस करने वाले टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब यहां पर आप जो है सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स अपने पिक कर सकते हैं, एग्जांपल्स लेकर आ सकते हैं। अब हमारा ऑलरेडी काफी टाइम में हो चुका है, तो अब हम अपने मेन लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए आज हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशन अगर देखा जाए तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे जो है यहां पर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास जो टॉपिक रहने वाला है वो है यहां पर एन एसिमेट्रिकल वॉर। देखिए, एसिमेट्रिकल वॉर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वॉर ऑफ वर्ड्स, मेंटल वॉर। मेंटल वॉर क्या होती है? जो आपकी साइकोलॉजिकल वॉर होती है। वॉर ऑफ वर्ड्स, उसके बाद डिजिटलाइज्ड वॉर, और ये हम किस केस में पढ़ चुके हैं? यहां पर मिडिल ईस्ट वाले मामले में, जहां पर यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान में वॉर हुई। लेकिन यहां पर जो हमारी डिस्कशन है ना, जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो हेनरी किसिंजर से रहेगी। यहां पर जो विल्सन सेंटर जो बनाया गया था 1968 के अंदर, तो 2012 के अंदर
किसिंजर, यहां पर हेनरी किसिंजर की मैं बात कर रहा हूं। हेनरी किसिंजर ने यहां पर क्या स्टेटमेंट दी थी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपने नोट डाउन करना है इसको। और उसके बाद हिस्ट्री के ऊपर भी फोकस रखेंगे थोड़ा सा, कि बेसिकली जो अमेरिका ने जहां जहां पर भी वॉर लड़ी है, तो इसके जो है कह लें कि यहां पर मुंह की खानी पड़ी है इसको, ठीक है। और अगर देखा जाए तो हमारे पास जो करीबी अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के अंदर 20 ईयर्स वॉर लड़ने के बाद 5 साल के बाद उसने फिर जो है यहाँ पर ईरान के अंदर जो है वो वॉर स्टार्ट कर दी। तो इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें रहने वाली है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो है एंटी सेमिटिज्म की बात की जा रही है, जो यहूदियों के खिलाफ जो हमें यहाँ पर मुखालफत एस्केलेट होते हुए नजर आ रही है, जिस तरह यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट वाला मामला सारा आपके सामने है, लेकिन यहाँ पर जो केस स्टडी मिलने वाला है एंटी सेमिटिज्म एंड इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, अ क्रिटिकल लुक की बात करेंगे। यहां पर एरियल शैरोन की बात करेंगे जो मिलिट्री कमांडर रहा, ठीक है, जो 1956 के अंदर जब स्वेज कनाल का मैटर हुआ उस वक्त, और यहां पर 6 डे वॉर होती है उस वक्त, और उसके बाद यौम कपूर डे जो 1973 के अंदर वॉर हमें देखने को मिलती है, अरब इजराइल वॉर, वहां पर भी ये होता है और ये बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बनता है। एक और है यहां पर येटजेक, जो यहां पर राबिन है, बेसिकली वो भी यहां पर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो इनके बारे में डिस्कशन करने वाले। इसके बाद अगर देखा जाए केयर स्टारमर, यूके का क्या स्टेप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया यहां पर क्या कर रहा है, इस चीज को भी यहां पर डिस्कस करने वाले। काफी इंपॉर्टेंट है, यह भी हमारी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ऑलरेडी इसके ऊपर जो हम पहले बहुत सारे डिस्कशंस कर चुके हैं, जिस तरह यहां पर जो है कह ले कि वॉर स्टार्ट हुई और जिस तरह हमें बोपी बनता नजर आया, तो ये सारी हम यहां पर डिस्कशंस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास रहेगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास हार्ड चॉइसेस, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। अब ये स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस क्या हैं इसको भी देखेंगे। यहां पर चैलेंजेस भी हैं, अगर ये स्ट्रैटेजिक ऑप्शन है तो यहां पर चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखें पाकिस्तान ने जो यहां पर अपनी जो है आवाज को उठाया, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं देन आगे चलते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इंडस वाटर कमीशन, उसके बाद यहां पर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उसके बाद वीना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज, उसके बाद अगर देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक फोरम। तो पाकिस्तान यहां पर अपनी आवाज को पहले ही उठा चुका है। तो यहां पर अगर देखा जाए जिस तरह चिनाब रिवर के ऊपर इंडिया की तरफ से जो यहां पर प्रोजेक्ट्स हमें स्टार्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, यहां तक कहा गया कि भाई 2030 और 32 तक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को यहां पर कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब यहां पर पाकिस्तान के पास क्या क्या स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस है, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी आपके पास इसके ऊपर बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें न्यू हैं जिनको हम यहां पर डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट मोर डेंजरस एनालिस्ट वार्न। अब एनालिस्ट की जो यहां पर बात की जा रही है ना, वो मैं बताता हूं, हाइटेंड रिस्क एंड शिफ्ट डायनामिक्स, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर एक ऐसे पब्लिश हुआ है, उसके मुताबिक क्या है, पाकिस्तान और इंडिया का जो मामला हुआ है, आज आपको पता है कि 1 ईयर हो चुका है पाकिस्तान और इंडिया के जो वॉर हुई है यहाँ पर मई के अंदर, मई 2025, और किसकी वजह से हुई थी यहाँ पर, बेसिकली पहलगाम अटैक की वजह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कांग्रेशनल जो रिसर्च सर्विस है उसका क्या कहना है, उसके बाद यहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज उसका क्या कहना है, उसके बाद यहाँ पर सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड कंटेम्परेरी रिसर्च उसका क्या कहना है, उसके बाद यहां पर फॉरेन अफेयर्स के अंदर जो एलिजाबेथ है उन्होंने एक कह ले के टॉपिक यहां पर लिखा है जो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेटेड है, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 5 हमारे पास रेफरेंसेस रहेंगे पाकिस्तान और इंडिया के जो है वो रिलेशंस को लेकर के फ्यूचर के अंदर बेसिकली क्या हो सकता है। तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज जो एक रहेगी वो है आपका वाटर, पानी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 5 जो रेफरेंस या मैंने यहां पर जो बात कर रहा हूं ये आपने लाजमी नोट करने हैं, ठीक है। लास्ट में हमारे पास रहेगा एआई गार्ड रेल्स, एल्गोरिदम बायस एंड एआई गवर्नेंस इन पाकिस्तान। अब एआई के ऊपर हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर एआई के रिलेटेड हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन हम यहां पर बात करने वाले हैं, देखें प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं जहां पर पाकिस्तान 5th टाइम जो है डीसीओ का जो यहां पर प्रेसिडेंसी जो मिलती है कुवैत के अंदर 5th, है ना, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान जो सेंटर बनाया यहां पर एआई का 2018 के अंदर, वो भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद यहां पर और भी बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एआई जो पॉलिसी है 2025 के अंदर जुलाई के अंदर जो बनाई गई उसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन आज जो हमारी डिस्कशन रहने वाली
ये देखने वाले हैं कि बेसिकली एआई के जो मॉडल्स को हम यहां पर अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या उससे हमें जो है इनसिक्योरिटी नहीं लग रही। यहां पर अगर देखा जाए तो एक और चीज भी है, डाटा सॉवरेनिटी। डाटा की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के दौर में क्या रहेगी यहां पर, डाटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ये भी आप जो हम यहां पर चीजें डिस्कस करने वाले लाजमी आपने ऐड करनी है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं और डेली बेसिस के ऊपर मेरे डिस्कशंस ले रहे हैं, तो आपका पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। आपको क्या पता कि जिस तरह यहां पर चीजें डेवलप हो रही है, सही रिसोर्सेस क्या हैं, जहां सर आपको जो है रेफरेंस भी तो देना है ना मेरे एग्जाम के अंदर। नोट्स तो बने बनाए आपको मिल जाएंगे, फिर आप रेफरेंसेस कहां से देंगे, यह भी इंपॉर्टेंट चीज। अब सबसे पहले देखा जाए तो ये हमारे पास 5 टॉपिक्स है और देन हम बात करेंगे वोकैब की। अब वोकैब में डेली बेसिस के ऊपर आपको एक चीज बता रहा हूं कि आप बैंक बैलेंस तो बना रहे होते हैं अपने बिजनेसेस के लिए या लाइफ के लिए, लेकिन एक एस्पिरेंट्स के लिए ना जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए है वोकैब। तो वोकैब बैंक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जितने भी एस्पिरेंट्स, ये उन सीरियस कैंडिडेट्स के लिए चीजें हैं जो वाकई समझते हैं कि हम सीएसएस को क्रैक करना चाहते हैं और करके रहेंगे। जो ना खाली टाइम पास वाले, उनको इन चीजों की अहमियत का नहीं पता कि वोकैब की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं कि वोकैब की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो आपके रेपिटेशन वाला मसला है, मैटर है। फॉर एग्जांपल यहां पर आइडियाज की रेपिटेशन हो रही है, ठीक है, उसके बाद यहां पर जो है वर्ड्स की आपके रेपिटेशन हो रही है, तो यहां पर एग्जामिनर को क्या जाएगा, यहां पर उसको क्या यहां पर फील होगा, क्या वो देखकर यहां पर महसूस करेगा कि एस्पिरेंट्स को इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता। न्यू वोकैब के अंदर जो वेरिएशन आनी चाहिए वो वोकैब के अंदर वेरिएशन लेकर नहीं आ पा रहा। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां तक के एस्पिरेंट्स को यह नहीं पता होता कि वोकैब की हम नेगेटिव सेंस यूज करें या पॉजिटिव सेंस करें, या हम टॉपिक के रिलेटेड कौन से जॉर्गन्स, कौन से टर्मिनोलॉजीज, कौन से वर्ड यूज करें। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है तो एक्सप्रेशन आप कैसे अच्छा कर सकते हैं? आप अपना डिस्कोर्स अच्छा कर ही नहीं सकते अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है। अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है तो आप मेटोनमी अपनी मेंटेन नहीं कर सकते डिस्कोर्स के अंदर। और अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है तो आप स्टेटमेंट को मोल्ड करके नहीं लिख सकते। और मेरे यहां पर कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होने चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। एटलीस्ट आप इतने काबिल होने चाहिए कि आप वोकैब के अंदर वेरिएशन लेकर आ सके, ताकि एग्जामिनर को यह ना पता चले कि ये बच्चा या तो आइडियाज की रेपिटेशन कर रहा है तो उसको ये ना लगे कि ये वोकैब की भी कर रहा है, अगर वोकैब की कर रहा है तो उसको ये भी लगेगा कि ये आइडियाज की रेपिटेशन कर रहा है। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। काफी जो है यहाँ पर जो हमारा टाइम चला जाता है, ऑलरेडी अगर देखा जाए 10 to 15 मिनट्स इसी के ऊपर चले जाते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखें यहां पर जो है ना पूरे जो हमारी डिस्कशन है उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको बताता जाता हूं। पूरी डिस्कशन यही रहेगी, ठीक है। आप पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। मैंने यहां पर एक ओपनिंग स्टेटमेंट का बोला था कि बेसिकली वुड्रो विल्सन कह ले कि यहां पर जो सेंटर है जो 1968 के अंदर बनाया गया था बेसिकली, और ये था बेसिकली वुड्रो विल्सन जो इंटरनेशनल सेंटर था, किसके लिए बेसिकली, वो स्कॉलर्स के लिए। और ये कब बनाया गया था, 1968 के अंदर। इसका बेसिकली मकसद क्या था, इसका मकसद था एक तो इकोनॉमी के ऊपर काम करना, दूसरा यहाँ पर गवर्नेंस के ऊपर, ग्लोबल पॉलिसीज के ऊपर, तीसरा नहीं लास्ट अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या रहेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। तो आईआर के लिए, ठीक है, आप कह सकते हैं गवर्नेंस के लिए, इकोनॉमी के लिए, ये ग्लोबल पॉलिसी के लिए, ठीक है। इसके ऊपर बेसिकली इसका काम है ना। तो यहां पर 2012 के अंदर मैं बात कर रहा हूं, 2012 के अंदर, 2012 के अंदर हेनरी किसिंजर, ठीक है, जिनकी बड़ी फेमस बुक भी है ना डिप्लोमेसी, जो मैं 12 बता चुका अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना चाहते हैं तो डिप्लोमेसी को लाजमी यहां पर समझें, क्योंकि क्या है कि डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ सेइंग नाइस डॉगी अंटिल यू कैन फाइंड अ रॉक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अब बात करते हैं 2012 के अंदर हेनरी किसिंजर ने क्या कहा था यूएसए को लेकर। उसने एक बात की थी बड़ी इंपॉर्टेंट। उसने कहा कि यूएसए जहां कहीं पर भी जंगों के अंदर इन्वॉल्व हुआ है ना,
वहां पर इसके वापस निकलने के लिए इसके पास कोई हिकमत अमली नहीं थी, कोई स्ट्रैटेजीज नहीं थी इसकी। इसको वॉर के अंदर घुसना तो आया, लेकिन इसको वॉर से बाहर कैसे निकलना है यह चीज का इसको नहीं आइडिया था। बेसिकली इसके अंदर यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इकोज ऑफ हिस्ट्री यूएस एंगेजमेंट इन द मिडल ईस्ट। अब ईरान के ऊपर आते हैं, पूरा पहले इसके ऊपर हमारी डिस्कशन हो चुकी है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लाजमी ऐड करेंगे। केस स्टडी क्या रहेगा, सबसे पहले आप कोल्ड वॉर का इरा उठाएं, कोरियन वॉर उठाएं, वियतनाम वॉर उठाएं, यहां पर इराक वॉर उठाएं 2003 के अंदर। दूर क्यों जाते हैं आप, नेबर कंट्री उठाएं जो मैं अभी पहले बताकर आया, अफगानिस्तान वॉर एंड टेरर, 20 ईयर तक वॉर लड़ा है वो, लेकिन उसको मुंह के खानी पड़ी, यहां पर जीत कर नहीं गया। और 5 साल के बाद ठीक आफ्टर 5 इयर्स, और ये ईरान के अंदर आपको मैटर देखने को मिल रहा है, यहां पर वॉर देखने को मिल रही, जहां पर समझ नहीं आ रही कि आप यहां पर जो है विड्रॉ कैसे किया जाए। और वॉर पावर रेजोल्यूशन 1973 जो यूएसए की है, जो रिचर्ड नैक्सन के दौर में पास की गई थी आफ्टर वियतनाम वॉर, यहां पर प्रेसिडेंट्स के पास, जो प्रेसिडेंट है यूएसए उसके पास पावर है कि वो एक तो 48 आवर्स के अंदर क्या करेगा, यहां पर जो है पूरी रिपोर्ट करेगा कांग्रेस को। कांग्रेस क्या है आपका, बेसिकली सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बनकर बनता है जो आपका कांग्रेस है, ठीक है। तो यहां पर जो ट्रंप के पास पावर थी कि भाई यहां पर कल 60 डेज के अंदर यहां पर फोर्सेस को विड्रॉ करना था, फिर 30 डेज और भी दिए जाते हैं। अगर देखा जाए तो पूरा, मैं वॉर पावर रेजोल्यूशन की बात कर रहा था, बेसिकली बात उधर चली गई है। तो ये वॉर पावर रेजोल्यूशन बेसिकली थी कि आपका जो 60 डेज है प्रेसिडेंट को दिए जाता है ताकि आप फोर्सेस को दोबारा विड्रॉ करें। लेकिन वॉर को जो डिक्लेयर करने का जो राइट है, जो इख्तियारात है, वो किसके पास रहेंगे, कांग्रेस के पास रहेंगे। ये यूएसए का आर्टिकल नंबर 1 कहता है। यहां पर अगर देखा जाए, हम बात कर रहे थे यहां पर जितने भी हमारे कल के हिस्टोरिकल हमने जितने भी यहां पर वॉर देखी वो सारी हमने यहां पर बता दी, ठीक है। अब अफगानिस्तान ईरान वाला है। फॉल्स प्रिटेंसेस क्या जस्टिफाई मिसलीडिंग द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्लेम्स इराक एंड डिजायर्स फॉर रेवेंज अफगानिस्तान। लैक ऑफ स्ट्रेटेजी, जो अभी हम बात कर चुके हैं कि इसके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी कि हमने विड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए करंट सिनेरियो की अगर बात की जाए कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर। देखिए एसिमेट्रिकल वॉरफेयर के बारे में तो बताया नहीं मैंने। एसिमेट्रिकल वॉरफेयर बेसिकली ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जहां पर स्टेट्स क्या करती है, अपने मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, मिलिट्री कैपेबिलिटीज या रिसोर्सेज को यूज करते हुए क्या करती है, जो दूसरे की क्या होती है, जो स्ट्रैटेजीज होती है मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, उसको क्या किया जाता है, यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जाता है और उसको इस काबिल बना दिया जाता है कि वो आस्ता आस्ता तबाह होता जाता है और फिर क्या होता है, वो लड़ने के काबिल भी नहीं रहता। अब ये एसिमेट्रिकल वॉरफेयर बेसिकली किस केस में बोला जा रहा है, जिस तरह यहाँ पर ईरान ने स्टार्ट किया। ईरान ने क्या किया, यहाँ पर टारगेट किसको करना शुरू किया, यहाँ पर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, जो मिलिट्री स्ट्रैटेजीज थी, जो कैपेबिलिटीज थी ना, मिलिट्री कैपेबिलिटीज, उसको यहां पर डैमेज किया गया, जिसकी वजह से यहां पर जो है हमें चीजें ये देखने को मिल रही थी। ये एसिमेट्रिकल वॉर, वहां ऐसी टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती है कि सामने वाली जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है या मिलिट्री स्ट्रैटेजीज है उनको तबाह किया जाता है, बजाय कि एक दूसरे के आमने सामने आकर, है ना। तो ईरान के अंदर क्या हुआ, सारा किसको यहां पर तबाह किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, इंस्टॉलेशंस को तबाह किया गया। तो यही चीज हमें ईरान की तरफ से भी देखने को मिली, ये एसिमेट्रिकल वॉर। ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपना, ठीक है। तो फर्दर इसको घसीटेंगे नहीं, यहां पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ठीक है। तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर का ईरान इन एक्सपेंसिव ड्रोन्स इफेक्टिवली। अब ईरान की अगर बात की जाए ना ड्रोन्स की, तो 35,000 जो है डॉलर हमें पर ड्रोन जो है यहाँ पर इसकी कॉस्ट देखने को मिल रही है। 35 जो है यहाँ पर 1000 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक इंपैक्ट आपके सामने ही है। यूएसए की अगर बात की जाए तो यूएसए का तकरीबन जो लॉस हो चुका है वो $25 बिलियन हो चुका है। कितना, $25 बिलियन जो है यहां पर लॉस हो चुका है। अभी रिपोर्ट के मुताबिक बाद में जब रिसर्च बेस्ड चीजें आएंगी तो देन हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपको पता ही है ऑयल की प्राइसेस कितनी गई, 60 से बढ़कर जो है 120 तक प्राइसेस हाइक हुई, ठीक है। जिस तरह ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ा, तो ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको आगे फर्दर हम घसीटने वाले नहीं। अब बात कर लेते हैं दोबारा यूएसए की। अब यूएसए जो इस वॉर के अंदर यहां पर हुआ, तो इसके कोई ऑब्जेक्टिव क्लियर नजर नहीं आए, क्योंकि जो ट्रंप साहब है ना, वो एक आपके हैं कारोबारी बंदा। अब कारोबारी किस तरह है, इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर देखें। ईरान की तरफ से यहां पर कहा गया कि यूएसए क्या कर रहा है, जो यहाँ मेंटल वॉर बाद में यहां पर कहा गया ईरान की तरफ से, यह तक भी कहा गया कि मार्केट एक्सप्लॉयटेशन हो रही है।
अब मार्केट एक्सप्लॉयटेशन, आपको क्या पता कि ये 20 बिलियन डॉलर जो है ये भाई इससे ज्यादा वो कमा रहे हैं। जो ऑयल यहां पर 60 to 70 जो यहां पर डॉलर बैरल जो यहां पर जो है वो बिक रहा था, वो अब क्या है यहां पर 120 पर जाकर स्टैंड कर रहा है। तो किसको जो उसने वेनेजुला के ऊपर कंट्रोल किया 303 बिलियन बैरल जो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो यहां पर लॉस में जा रहा है? वो तो कमा रहा है डबल से। मार्केट एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब है? यहां पर जब भी ट्रंप की तरफ से आता ना कि स्टेटमेंट कि हम वॉर को रोक रहे हैं, तो एकदम से मार्केट जो ऊपर होना शुरू हो जाए। जैसे ही वॉर स्टार्ट होती है मार्केट एकदम से डाउन चले जाते हैं। इससे फायदा किसको हो रहा है? कारोबारी बंदे को हो रहा है। क्यों भाईजान? क्योंकि जब लो जा रही है, मार्केट डाउन जा रही है, तो एकदम से ये क्या करेंगे, अपने चीजों को परचेज करेंगे या इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे। और उसके बाद जो ही ये कह ले कि यहां पर मार्केट अपलिफ्ट कैसे करते हैं, ये जब बोला जाता है भी हमने सीज फायर कर रोक दिया, हमने सीज फायर कर दिया, हमने टैक्स रोक दिया है, मामला ठंडा पड़ रहा है, हम निगोशिएशंस की तरफ जा रहे हैं, जैसे ही ये यहां पर स्टेटमेंट्स आती हैं एकदम मार्केट ऊपर चले जाते हैं। यहां पर फिर ये बिलियंस डॉलर का जो है यहां पर क्या करते हैं, ये प्रॉफिट कमाया जाता है। अब इसे समझने की कोशिश करें। ट्रंप जो है ना, ऐसे नहीं ये इसको बोला जाता है ये कारोबारी बंदा है या बिजनेसमैन है भाईजान, ये अपने इंटरेस्ट देखेगा यहां पर। इसके अलावा देखें, ईरान के ऊपर अटैक करने का बहुत सारी रीजंस है। हम रजीम चेंज के ऊपर हमने डिस्कशन की है, उसके बाद प्रॉक्सी ग्रुप्स को यहां पर ईरान सपोर्ट करता है, उसके ऊपर हमने डिस्कशन की है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के ऊपर हमने बात की है, जीसीपीओ का हमने घसीटा है। ऐसी कोई चीज नहीं है हिस्ट्री से लेकर जो है, रिजा पहलवी से लेकर मुसद्दक से लेकर हिस्ट्री पूरी जो है हमने कवर की है इसकी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। फिर हमने ये भी बात की कि यहां पर चाइना को टैकल करने के लिए, और उसने ईरान के ऊपर जो है ये किया कि यहां पर चाइना की इकॉनमी डाउन चली गया, क्योंकि चाइना 80 to 90% जो ऑयल है ईरान का वो इंपोर्ट करता है। तो वेनेजुला वाला केस क्या है, जहां पर बिलियन डॉलर चाइना ने इन्वेस्ट किए है, वहां पर यूएसए उठा, वेनेजुला के ऊपर कंट्रोल कर लिया। अब उसको पता था कि आ जाके ईरान बचा है मिडल ईस्ट, तो यहां से चाइना इंपोर्ट करता है ऑयल, तो फिर उसने यहां पर अटैक कर दिया। अब ये भी रीजन। अब लास्ट में अगर देखा जाए तो कारोबारी बंदा है भाईजान, है ना। तो ये अब सबसे इस वॉर से सबसे ज्यादा उनको फायदा भी हो रहा है। अब ये चीजें भी है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल डिस्कशन थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की, जो पॉइंट था मेन वो आपने ऐड कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए इसके अंदर और भी चीजें हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इकॉनमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर क्या पड़ा, ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिसरप्शन हुई, यहाँ पर सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल डिस्कशन हो चुकी है। ये इसीलिए बता रहा हूं कि जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि ये चीजें पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो रहने वाला है यहाँ पर एंटी सेमिटिज्म की बात करेंगे। ये भी एक जनरल डिस्कशन है, ठीक है। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो करेंगे, अदरवाइज आप एक जनरल डिस्कशन के तौर पर रखें। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, हेडिंग्स हैं, जो आप लाजमी नोट करिएगा, ठीक है। अब एंटी सेमिटिज्म जो हमें यहाँ पर देखने को मिले, जो यूथ के खिलाफ हमें जो एक यहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिले, इस चीज को पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बात की थी एरियल शैरॉन की। एरियल शैरॉन बेसिकली एक मिलिट्री कमांडर था जो बाद में हमें प्राइम मिनिस्टर भी बनता हुआ नजर आया। अब यहां पर जो है ना, जो बात की जा रही है ना यहाँ पर, अब कुछ तो जो है ना यहाँ पर कह ले के मुखालफ भी है बहुत ज्यादा कि पैलेस्टाइन के अगेंस्ट जो किया गया यहाँ पर, वो यहाँ पर जो है वो कह ले के इजराइल ठीक नहीं करा। इजरायली की बात कर रहा है, ज्यूज की बात कर रहा हूं। कुछ ज्यूज यहाँ पर प्रोटेस्टर्स के अंदर भी शामिल हुए, लेकिन कुछ जो है यहाँ पर कह ले कि वो अगेंस्ट ही है, बल्कि मोस्टली ज्यादा अगेंस्ट ही है, ठीक है। क्योंकि तासर जाता है कि एक यहाँ पर ज्यूज स्टेट है तो उसको सपोर्ट भी करते हैं, तो ये चीज भी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो वो ड्यूअल नेशनलिटी होने के बावजूद भी क्या करते हैं, यहाँ पर आईडीएफ जो यहाँ पर इजराइल डिफेंस फोर्सेज है उसको भी ज्वाइन करते हैं शुरू से ही, ठीक है। तो फिर अगर ये चीजें यहाँ पर शुरू से अगर देखते हैं ना 1948 से, तो ये हमें जो पैलेस्टाइन और इजराइल वाला मैटर देखने को मिल ही रहा है। अब पैलेस्टाइन और इजराइल को लेकर हमारी जो बोपी वाला जो पूरा हमने कवर किया, और जिस तरह यहाँ पर पे टू प्ले से लेकर सारी चीजें कवर करते हैं, और बाद में फिर ये मिडिल ईस्ट वाला ये मामला ईरान वाला शुरू हो गया यहाँ पर। तो फिर वो तो टॉपिक यहाँ पर बंद हो गया कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स वगैरह की बात हुई, यहाँ पर इंडोनेशिया ने क्या कहा, सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं पैलेस्टाइन के ऊपर। अब जो ये डिस्कशन है ना यहाँ पर जो अभी प्रोटेस्टर्स हो रहे हैं, यहाँ पर जो गोल्डियर ग्रीन्स जो लंदन के अंदर प्लेस है, वहां पर जो यहूदियों के ऊपर कातलाना हमले भी हुए, यहाँ पर प्लेसेस के ऊपर भी हुए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पता है क्या, एक ये चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पर पैलेस्टाइंस
पैलेस्टीनियंस जितने भी हैं उन्होंने यहाँ पर इजराइल के खिलाफ जो जेनोसाइड के अगेंस्ट बेसिकली प्रोटेस्ट किए, तो वहाँ पर भी जो है वो बेसिकली क्या किया गया, यहाँ पर उनके ऊपर बैन लगाया गया, रोका गया। और ये बात कर रहा हूँ मैं यूके की केस स्टारमर जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, और ऑस्ट्रेलिया की, ये दोनों केस स्टडी हैं, तो ये आप ऐड लाजमी करेंगे ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है। अब मैं एरियल शरॉन की बात कर रहा था, बेसिकली जो आपका 1950 स्विस कैनाल का मैटर हुआ, जहाँ यहाँ पर नेशनलाइज किया गया इजिप्ट की तरफ से। उसके बाद 6 डे वॉर होती है 1967 के अंदर, उस वक्त भी नजर आया। फिर यौम कपूर हमें नजर आया, या अरब इजराइल वॉर होती है 1973 के अंदर, तो उस वक्त भी जो है यहाँ पर एरियल शरॉन हमें देखने को मिला। बाद में एरियल शरॉन का जो नाम हमें देखने को मिल रहा है ये 1982 की मैं बात कर रहा हूं, जब यहां पर सबरा और शतीला मैसेक्रे हमें देखने को मिलती है ना, सबरा और शतीला, ठीक है, ये मैसेक्रे हमें यहां पर देखने को मिलती है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो पैलेस्टीनियंस होते हैं, जो लेबनान जितने भी है लेबनानीज, उनका बेसिकली क्या किया जाता है, यहां पर टारगेट किया जाता है, उनकी किलिंग होती है यहां पर। तो ये एरियल शरॉन का यहां पर नाम मिलता है। तो एरियल शरॉन जो है बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, ये इजराइल की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद यहां पर बात करते हैं जेट जैक, जो यहां पर रॉबिन है, वो भी यहां पर प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नजर आते हैं, ठीक है। अब वो भी यहां पर अगर देखा जाए तो ओस्लो अकॉर्ड, जो ओस्लो अकॉर्ड कब हुआ, बेसिकली आपका 1993 के अंदर हुआ फर्स्ट, और सेकंड कब हुआ 1995 के अंदर हुआ, ठीक है। ओस्लो अकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं, बेसिकली ये 1993 के अंदर, और उसके बाद 1995 के अंदर सेकंड यह हमें होता हुआ नजर आया, ठीक है। अब यहां पर जो हमें चीजें यहां पर डेवलप होते हुए नजर आ रही है, ठीक है, जिस तरह हम यहां पर बात करते रहे, ग्रेटर इजराइल की बात करते रहे, उसके बाद यहां पर इजराइल एक्सपेंशन की बात करते रहे, टेरिटोरियल जो है यहां पर एक्सपेंशन की भी बात की हमने, रीजनल कह लें कि यहां पर हेजेमनी की हमने बात की, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब यहां पर जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम यहां पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, सबसे पहले तो यहां पर देखें इजराइल सेल्फ इमेज क्या है यहां पर, ठीक है। तो जिस तरह यहां पर दुनिया के अंदर क्या इमेज आ रहा है, जिस तरह हमें जेनोसाइड देखने को मिली, जहां पर पैलेस्टीनियंस को 75,000 पैलेस्टीनियंस को यहां पर मार दिया गया, किलिंग देखने को मिली, ठीक है। तो यहां पर प्रोटेस्ट्स वगैरह तो होनी थी फिर यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, तो ये भी है। तो अगर देखा जाए इमेज क्या रहेगा यहां पर जितना भी है, ठीक है। अब उसके बाद अगर यहां पर एक और चीज भी है, मैं बता दूं, मैं भूल गया हूं, यहां पर जो उमर बैरतोव है, उमर बैरतोव बेसिकली इजरायली और अमेरिकन हिस्टोरियन है, उमर बैरतोव की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब उमर बैरतोव जो है इजरायली और अमेरिकन हिस्टोरियन है, उन्होंने पता क्या किया था, उन्होंने जो है यहाँ पर जो राबिन है उनको बेसिकली लिखा था कि यहाँ पर जो कंडेम किया था कि पैलेस्टीनियंस को हड्डियां तोड़ने की बात की गई थी, क्या किया गया था, यहाँ पर हड्डियां तोड़ने की बात की गई थी, हम यहाँ पर पैलेस्टीनियंस की हड्डियां तोड़ेंगे, बेसिकली ये किए गए थे, बात की गई राबिन की तरफ से। तो यहाँ पर जो उमर बैरतोव है, जो मैं हिस्टोरियन की बात कर रहा हूँ, उन्होंने यहाँ पर कंडेम भी किया। बेसिकली उमर जो यहाँ पर बैरतोव है वो जाने जाते हैं बेसिकली हॉलोकॉस्ट वालों को लेकर, उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर क्या होता है कि जो राबिन की तरफ से जवाब दिया जाता है, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें कि राबिन की तरफ से कहा जाता है कि आप आईडी जो यहाँ पर एफ है, जो इजराइल डिफेंस फोर्सेज है, आप तो उनको जो है यहाँ पर जो नाजी गवर्नमेंट की जो फोर्सेज है उनके साथ आप रिलेट कर रहे हैं, कंपेयर कर, मुआवजा कर रहे हैं, जिसको बोला जाता है वेहरमच, जो मैं यूनिफाइड आर्म फोर्सेस थी नाजी जर्मनी की, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो हमें एक जो पूरा एंटी सेमिटिज्म जो देखने को मिल रहा है यहूदियों के खिलाफ, जिस तरह हमें पैलेस्टाइन के अंदर, गाजा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, ठीक है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी देखने को मिला, जेनोसाइड भी देखने को मिला, ये सारी चीज़ें हमारे सामने के क्या तासुर जाता है, क्या इमेज जाता है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वाई इंडिविजुअल ज्यूज लिविंग अब्रॉड शुड नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इजराइल्स वॉर क्राइम्स, ठीक है, जो जंगी जराइम की बात की जा रही है बेसिकली। उसके बाद ये पॉइंट्स आप ऐड करना चाहते हैं तो कर ले, नहीं तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर आप ऐड कर सकते हैं, जहां पर इजराइल ने बेसिकली किस तरह टैकर्स को यहाँ पर मिलिट्री स्ट्रैटेजीज या मिलिट्री कैपेबिलिटीज को यूज करते हुए जिस तरह यहाँ पर डैमेजेस किया, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए वेस्टर्न हिस्टोरिकल पैरल ज्यूश डिसेंट की बात की जाए तो आप कुछ यहाँ पर ज्यूज हमें ये भी देखने को मिले कि जो पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, जितने भी ये कह लें कि यूरोप के अंदर, तो उसको भी यहाँ पर सपोर्ट करते हुए भी नजर आए। तो एक चीज ये भी है। दूसरा ऑफिशियल रिस्पॉन्स है वेस्टर्न लीडर्स केयर स्टारमर एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ने क्या कहा है यहाँ पर, फोकस ऑन बैनिंग प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट। तो ये आप यहाँ पर पॉइंट लाजमी ऐड करेंगे,
ठीक है, मिडिल ईस्ट वाले के केयर स्टारमर और जो ऑस्ट्रेलियन जो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है एंथनी अल्बेनीज़ की बात की जा रही है, अल्बेनीज़ की, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं पैलेस्टीनियंस के, ठीक है, किसके अगेंस्ट, बेसिकली जूस के, इजराइल के, तो उनके ऊपर बेसिकली यहाँ पर बैन लगा दिया। अब ये एक अंदाज़ा लगाएं कि जो लिबरलिज्म की बात की जाती है, आज़ादी की, लिबर्टी की बात की जाती है, वही उठकर जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर क्या कर रहे हैं, बैन लगा रहे हैं। अब ये कम चेक करें, है ना, ये चीज़ है। अब यूएसए की पॉलिसी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन साथ में खड़ा है, यहाँ पर यूएसए खड़ा है, ठीक है। अब यही चीज यहां पर हमें 1973 के अंदर देखने को मिली, जब अरब इजराइल वॉर होती है, जब हेनरी किसिंजर बार बार जो है यहां पर ट्रैवल कर आते हैं और यहां पर अरब और इजराइल के दरमियान में सुलह करवाते हैं। जब हमें ऑयल क्राइसिस देखने को मिला था, जब अरब स्टेट ने यहां पर ऑयल के ऊपर बैन लगा दिया, एम्बार्गो लगा दिया कि अब हम देना नहीं ऑयल, जो इजराइल को सपोर्ट करता है उसको हम ऑयल नहीं देंगे, ठीक है। आज भी वही चीज है कि आज भी यूएसए की पॉलिसी देख ले कि वो आपको ट्रंप जो है वो साथ नजर आ रहा है यहाँ पर इजराइल के। और ये यूरोप क्या कह रहा है यहाँ पर, जब यहाँ पर बोला गया कि आप नाटो ज्वाइन करें तो यूरोप ने क्या कहा, यूरोप ने कहा ये तो भाई इजराइल की वॉर है, ये नाटो का मिशन नहीं है, हम नहीं आने वाले, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, बेसिकली एक जनरल डिस्कशन थी, ठीक है। कुछ पॉइंट्स थे, या आप अगर टॉपिक बना रहे हैं आप मिडिल ईस्ट के ऊपर इजराइल को लेकर, तो वो यहाँ पर आप ऐड करेंगे ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो भी हमने चीजें डिस्कस की। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस, जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो इसलिए उनको ऐड भी नहीं किया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एल्गोरिथम बायस एंड एआई गवर्नेंस इन पाकिस्तान, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। देखिए प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने एआई के ऊपर बात की, ठीक है, एआई पॉलिसी के ऊपर हमने बात की, सेंटर जो एआई का बनाया गया पाकिस्तान के अंदर 2018 के अंदर, उसकी भी बात की, सारी चीज़ें हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। लेकिन इसके अंदर जो हमारा चीज़ें रहेगी एल्गोरिदम है, जो हमें यहाँ पर बायसनेस देखने को मिलती है, एक तो चीज़ ये है। दूसरा हम यहाँ पर डाटा की बात कर रहे थे, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए, पाकिस्तान फेसेस यूनिक चैलेंजेस इन ग्लोबल एआई लैंडस्केप, ग्रैपलिंग विद algorithmic bias and from imported models and lack of robust local governance, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट की हर जगह पर बात आएगी, देखना। The country's AI policy must evolve to protect its citizens and harness innovation responsibly, ठीक है। तो AI पॉलिसी आपका कब पास की गई थी, बेसिकली प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप डिस्कस कर चुके हैं, 2025 के अंदर की गई थी, ठीक है, जुलाई 2025 के अंदर, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो है ये पेंडिंग बढ़ी, इसका भी कहले के प्रोविंसेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये भी पूरा टॉपिक मैंने डिस्कस किया हो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। चैलेंजेस की बात की जाए, यहां पर की चैलेंजेस क्या है। अब यहां पर इसकी जो ओपनिंग स्टेटमेंट थी, ये थी कि जो यहां पर एक कहले के एक फार्मर है, किसान है या काश्तकार है, वो क्या करता है कि यहां पर साउथ पंजाब के अंदर बैठकर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन बैंक के क्या करता है, लोन के लिए अप्लाई करता है, तो पूरा डाटा यहाँ पर अपना ट्रांसफर कर देता है। हालांकि कोई उसको यहाँ पर जो कहने के गारंटी नहीं देता किसी चीज़ की भी, है ना, तो वो यहाँ पर क्या होता है, पूरा डाटा दे देता है। अब ये चीज़ें अगर देखा जाए ना, यहाँ पर जो जहाँ पर एआई है, जहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पर भी बहुत सारे जो तरबियत याफ्ता हैं, उनको भी यहाँ पर उसके बारे में इतना शोर नहीं होता। लेकिन क्या है कि यहाँ पर वही मॉडल्स हम क्या कर रहे हैं, अपने कंट्रीज़ के अंदर क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि हम यहां पर एआई के जो मॉडल्स यहां पर अडॉप्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर दूसरों के लाकर, क्या वो सिक्योर हैं? यहां पर जो हमारा डाटा है क्या वो सिक्योर है? हम फॉर एग्जांपल डाटा है आपका, फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, आप पूरा ऑनलाइन यहां पर कर देते हैं, पूरा रिकॉर्ड है जी, डिजिटलाइज कर दिया गया सिस्टम। हेल्थ रिकॉर्ड आप कह सकते हैं, यहां पर हेल्थ का डाटा जितना भी है वो कह सकते हैं आप। तो अब यहां पर एक आप बाहर वाला मॉडल जो अडॉप्ट कर रहे हैं अपने कंट्री के अंदर, तो फिर इसका मतलब है सारी एक्सेस किसको जा रही है, यहां पर जिसका मॉडल है उसको जा रही है, ऐसे ही है। तो यही बात यहां पर की जा रही है बेसिकली, ठीक है। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर वो जैसे उनका दिल चाहेगा फिर वैसे मैनिपुलेट करते हैं। और सबसे पहले एग्जाम्पल देखें, यहां पर रोहिंग्याज मुस्लिम जो यहां पर उनके अगेंस्ट जो हमें यहां पर बायसनेस या तासुब देखने को मिला, और ये किसकी वजह से हुआ, फेसबुक एल्गोरिदम की वजह से, ठीक है। तो ये पॉइंट है बेसिकली, आप ये भी ऐड कर सकते हैं। फॉरेन एआई मॉडल्स ऑफन फेल टू अंडरस्टैंड लोकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये पर जो लोकल कॉन्टेक्स्ट हैं, जिनको हम यहाँ पर जो मॉडल्स यहाँ पर अडॉप्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पर जो है वो कहने के फिट नहीं होंगे, उनसे हमारी सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, ये है।
उसके बाद अगर देखा जाए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हाई डेवलपमेंट कॉस्ट। अब यहां पर अंडरस्टैंड करना है आपने कि यूएसए ने अभी क्या किया, यहां पर यूएसए टेक कंपनी ने 650 बिलियन डॉलर जो है यहां पर इन्वेस्टमेंट करने की बात की है, जो पाकिस्तान का तो इतना जीडीपी भी नहीं बनता भाईजान। आप कहां पर बैठे हुए, हम एआई के ऊपर इतना कैसे जो है इन्वेस्ट करें। हमारी एआई पॉलिसी 2025 में बनाई गई, उसको अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया। सेंटर एआई का यहां पर बनाया गया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर 2018 के अंदर, उसका हमें कोई वर्क देखने को नहीं मिल रहा। हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन मॉडल्स को यहां पर अडॉप्ट करते जा रहे हैं और पूरा अपना डाटा उसके अंदर फिक्स करते जा रहे हैं। उसके बाद कोई डिजिटल लॉ होना चाहिए, कोई एआई एक्ट होना चाहिए, जिस तरह यूरोपीय यूनियन ने एआई एक्ट पास किया है, ये आप पॉइंट ऐड करेंगे। यूरोपीय यूनियन ने एआई एक्ट पास किया है, ठीक है, तो ये आप पॉइंट आप लाजमी ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज रहेगी नेक्स्ट हमारे पास, ये जो डाटा की हम बात कर रहे थे, बेसिकली यूएनओ फैक्ट की बात कर रहे थे ये, ठीक है, यूएनओ फैक्ट की बात कर रहे थे और ये बेसिकली हमारे पास था 2018 के अंदर, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपने लाजमी ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक और चीज भी आप यहां पर कह सकते हैं कि जिस तरह हमें यहां पर एआई कॉलोनियलिज्म आप कह सकते हैं, जिस तरह हमें देखने को मिल रही है कि पूरा जो है वो अपने एआई मॉडल्स देते जा रहे हैं और हमारा जो है वो सारा जो डाटा लेते जा रहे हैं, ठीक है, पूरा कंट्रोल करेंगे। पहले कॉलोनियलिज्म हमें देखने को मिलता था जाकर टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना, फिर न्यू कॉलोनियलिज्म देखने को मिला कि अपने घर में बैठे रहो बस, या सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जमाए रखो दूसरे कंट्रीज के ऊपर। अब यहां पर एआई कॉलोनियलिज्म देखने को मिलेगा, जहां पर हम मॉडल्स किसके अडॉप्ट कर रहे हैं, फॉरेन्स के, ठीक है, अपना डाटा सारा ही दे रहे हैं कि ले जाओ, ये चीज है ना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट यहां पर रहने वाला है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डाटा एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे थे अभी हम, इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेन एआई सिस्टम्स, रिस्क एक्सपोर्टिंग सेंसिटिव डाटा, फाइनेंशियल एंड हेल्थ। तो ये डिजिटल कॉलोनियलिज्म देखने को मिल सकते जो अब अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ऐड करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो ये 4 पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। की चैलेंजेस क्या है, एल्गोरिदमिक जो हमारे पास रहेगा, बायस, उसके बाद हमारे पास है ह्यूमन डेवलपमेंट कॉस्ट, उसके बाद डाटा एक्सट्रैक्शन की बात करें, जो डाटा निकाला जाता है, जो हम डाटा यहाँ पर फेंक रहे हैं जो एआई मॉडल्स के ऊपर, जो फॉरेन की बात कर रहा हूं मैं, फॉरेन जितने भी जो हम बात कर रहे थे अभी, तो उसके अंदर सारा डाटा का रिस्क ही है भाईजान। यहाँ पर फाइनेंशियल है, आपका हेल्थ के रिलेटेड है, सारा डाटा जो है। वल्नरेबिलिटी टू हार्म विदाउट लोकल अकाउंटेबिलिटी, पावरफुल फॉरेन एआई कैन एम्पलीफाई सोसिस्टल हार्म्स। तो लोकल यहाँ पर जितनी देर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा उतनी देर बात बनने वाली नहीं है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर बात की जाए सबसे पहले कि यहाँ पर प्रपोज्ड गार्ड रेल्स क्या है, सबसे पहले तो अगर देखा जाए डाटा सॉवरेनिटी क्या होना चाहिए, यहाँ पर डाटा सॉवरेनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने ऐड करना है, डाटा सॉवरेनिटी, ठीक है। सबसे पहले इसको कैसे ठीक किया जाए, एस्टैब्लिश क्लियर नेशनल रूल्स फॉर स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड शेयरिंग पाकिस्तानी डाटा, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पर क्लियर चेक एंड बैलेंस के लिए रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए, ताकि डाटा किस तरह प्रोसेस किया जा रहा है, डाटा किस तरह स्टोर किया जा रहा है, डाटा किस तरह शेयर किया जा रहा है, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस और इसके ऊपर रूल्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है लायबिलिटी फ्रेमवर्क, जिम्मेदारी का भी एक कोई ना जो कोई चीज होती है ना, डिफाइन अ क्लियर चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एआई डिप्लॉयमेंट टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी इन केसेस ऑफ फ्रॉड, एरर एंड मैनिपुलेशन। तो ये पॉइंट भी ऐड करें। उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, educate citizens on the potential misuse of powerful AI system and available legal remedies, empowering them digital users, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, ताकि उनका डाटा चोरी न हो जाए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। और भी आप बहुत सारी चीजें अटैच कर सकते हैं। नेशनल स्टैंडर्ड्स की बात, इंप्लीमेंट द इन्फोर्सेबल नेशनल स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग एआई सिस्टम, ठीक है, फॉर बायस, सेफ्टी एंड कॉन्टेक्चुअल रेलिवेंस बिफोर पब्लिक डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये चेक एंड बैलेंस है जी, ये आप जो है यहां पर प्रपोज गार्ड रेल्स है हमारे पास, तो ये आप लाजमी ऐड करेंगे। अब देखें, प्रीवियस लेक्चर में हमने एआई के रिलेटेड कुछ और चीजें डिस्कस की थी, यहां पर हमें कुछ और चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं, ये भी आपने लाजमी नोट करनी है, ठीक है।
अगर देखें, अब ये ऐड कहां पे करनी थी, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टॉपिक आपने ऊपर हेडिंग दी हुई है, नीचे नोट्स मेकिंग कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आपने वहां पर नोट करने हैं। जो भी हम यहां पर स्टैट्स डिस्कस कर रहे हैं, चाहे हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, पॉलिसी मेजर्स हैं, गार्ड रेल्स हैं, ये सारी चीजें आप वहां पर ऐड करते जाएंगे, रेमेडीज, सजेशंस। इसके अलावा एक और चीज भी ऐड कर लेते हैं कि यहां पर जो 2030 तक 10 लाख लोगों को यहां पर ट्रेनिंग देने की बात की गई है एआई को लेकर। उसके अलावा अगर देखा जाए, पाकिस्तान टेक जो इकोसिस्टम है वो बेसिकली ओपन सोर्सेज के ऊपर काम कर रहा है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं मॉडल्स हैं, कुछ क्वीन मॉडल आप कह सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद लिलामा कह सकते हैं, डीप सीक कह सकते हैं कि बहुत जल्द इनको भी एप्लीकेशंस के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो एक्ट है, बेसिकली मैं क्राइम एक्ट की बात कर रहा था, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्राइम एक्ट की मैं बात कर रहा था। तो उसको जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाई, तो उसको भी प्रॉपर यहाँ पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद एआई की जो हम यहाँ पर पॉलिसी की बात कर रहे थे 2025 की, तो इसको भी यहाँ पर प्रॉपर जो है वो इन्फोर्स करना चाहिए। उसके बाद जो एआई सेंटर बनाया गया यहाँ पर 2018 के अंदर, उसको भी जो है यहाँ पर काम करना पड़ेगा। देखिए, अब एआई का दौर आ चुका है और एआई से हम दूर ना यहाँ पर नहीं रह सकते। एआई को जो है हमें यहाँ पर अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करना पड़ेगा, इस रेस के अंदर हमें शामिल होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखें, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इसके दो टॉपिक रहेंगे। ठीक है, पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस और इंडस वाटर ट्रीटी, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, देन जो है हम प्रीवियस लेक्चर को यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। देखें, आज 1 साल हो चुका है पहलगाम अटैक जो हुआ। ठीक है, उसके बाद से इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये वार्न किया गया कि अगर यहाँ पर पानी का रुख मोड़ा गया तो यहाँ पर एक्ट ऑफ वॉर जो है होगा। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन अपनाई जाएगी, तो ये चीज़ भी है। लेकिन दूसरी तरफ जो है यहाँ पर चनाब रिवर के ऊपर जो है प्रोजेक्ट्स जो है बनाए जाने की स्पीड भी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर इंडियन पार्लियामेंट की तरफ से बहुत सारे फंड्स भी यहाँ पर पास किए गए। ठीक है, प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कंप्लीट करने के ऊपर भी बात की गई, जो 2030 बेसिकली 2030 और 32 में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कंप्लीट भी हो रहे हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ भी है, पानी के जो है ना बहाव को कम किया जा सकता है, लेकिन पानी के जो है वो कहने का पानी का रुख नहीं मोड़ा जा सकता। लेकिन यहाँ पर जिस तरह इंडिया अपने इरिगेशन सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है ना, जिस तरह यहाँ पर अपने नहरी निज़ाम को जो डेवलप कर रहा है ना, तो वहाँ पर क्या कर रहा है, वहाँ पर पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वहाँ पर भी वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखें, अब यहाँ पर पाकिस्तान के पास या इस्लामाबाद के पास स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस क्या है, इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान कहाँ कहाँ पर बात कर चुका है, पहले इस चीज़ को यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर इंडस वाटर जो यहाँ पर कमीशन है, उसको लेकर जो है अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने यहाँ पर भी अपनी आवाज़ को उठाया। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर हमें परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हमें देखने को मिलते, तो पाकिस्तान ने वहाँ पर भी अपनी जो है वॉइस को यहाँ पर रेस किया। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर वीना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ है। ठीक है, तो उस पर भी पाकिस्तान ने यहाँ पर अपनी आवाज़ को उठाया। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक है, तो उसको भी यहाँ पर बोला कि भाई जो है इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पर वायलेट किया जा रहा है। तो ये वो स्टेप्स थे जो पाकिस्तान पहले ले चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि क्लैरिफाई एक्ट ऑफ वॉर डॉक्ट्रिन, क्या ये यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी ठीक है? आपको क्या लगती है एक्ट ऑफ वॉर वाली, कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अगर पानी का रुख मारा गया तो यहाँ पर जो है वो फिर क्या होगी, यहाँ पर जंग हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब इस चीज़ को यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं और साथ साथ हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि बेसिकली पाकिस्तान के पास स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस क्या हैं। ठीक है, देखें, सबसे पहले तो अगर देखा जाए ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, सॉरी मैं यहाँ पर स्किप कर गया यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर डाटा देखा जाए तो इंडिया नेशनल रजिस्टर ऑफ लॉर्ज की बात की जाए तो यहाँ पर डैम्स की जो लिस्ट है वो 15 बड़े डैम्स देखने को मिलते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अब यहाँ पर चनाब रिवर के ऊपर कौन कौन से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कीरू है, कवार है, पकल दल जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चनाब ट्रिब्यूटरीज। ठीक है,
इसके अलावा भी है और भी आपके प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं कि जिस तरह का किशन गंगा प्रोजेक्ट्स है, दलहस्ती स्टेज 2 यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, रैटल यहाँ पर प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर कह लें कि इंडस वाटर ट्रीटी को कहीं ना कहीं पर हमें वायलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ऐड कर सकते हैं। आप क्लैरिफाई एक्ट ऑफ वॉर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आर्टिकुलेट स्पेसिफिक ट्रिगर्स और थ्रेशोल्ड्स फॉर डाइवर्जन ऑफ वाटर टू बी कंसीडर एन एक्ट ऑफ वॉर। बेसिकली कहा यह जा रहा है कि अगर यहाँ पर पानी का रुख मोड़ा गया तो बेसिकली ये क्या होगा, यहाँ पर एक्ट ऑफ वॉर होगा पाकिस्तान की तरफ से, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, क्लियर कर दिया गया। बेनिफिट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्ट्रेंथन डेटरेंस एंड रिड्यूस मिस इंटरप्रिटेशन प्रिवेंटिंग न्यू दिल्लीज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्बिग्यूटी। ठीक है, एक तो इसका यह फायदा है कि डेटरेंस है, तो यहां पर इंडिया सोचेगा कि अगर उसने इतनी बात की है तो फिर तो मामला खराब हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर चैलेंज क्या हो सकता है, देखें एक तो यहां पर जो है जिस तरह प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जा रहा, आस्ता आस्ता फ्लो को या बहाव को काम किया जाएगा, तो आप देख लें कि यहाँ पर जो इंडिया की तरफ से ये जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर तैयार करना और इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करना, यहाँ पर नहरी निज़ाम को डेवलप करना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो हमें एग्रीमेंट है, जो हमें ट्रीटी देखने को मिल रही है, इसकी वर्थ कहीं कम ना हो जाए, इससे पहले पहले यहाँ पर इस्लामाबाद को स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर निगोशिएशंस की तरफ जाना पड़ेगा, टॉक्स की तरफ जाना पड़ेगा। अगर वर्ल्ड बैंक की अगर यहाँ पर बात की जाए तो अजय बंगा पहले भी कह चुका कि यहाँ पर हम तो सिर्फ जो है सहूलतकारी के लिए जो है यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, एज ए फैसिलिटेटर आप कह सकते हैं कि हम अवेलेबल हैं। उससे ज़्यादा कोई उन्होंने जितना होने ना पंजाबी करके बाँ फड़ानी, तो उस तरह जो उन्होंने कोई बाजू नहीं पकड़ाया कि आप आपके साथ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए जिस तरह यहाँ पर ट्रंप ने यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में वॉर रुकवाई है, ये भी आगे जो हम अभी पीछे स्किप करके आए हैं टॉपिक, उसको हम जब कवर करेंगे तो वहां पर चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज भी है। उसके बाद हमारे पास है रीनिगोशिएट इंडस वाटर ट्रीटी विद प्री कंडीशंस। अगर देखा जाए परस्यू और रीनिगोशिएशंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया को निगोशिएशंस करने चाहिए, टॉक्स की तरफ आना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी कह लें कि यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो कंट्रोवर्शियल है, उनको क्या इंडिया यहाँ पर रोकेगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बेनिफिट की अगर बात की जाए तो क्या हो सकता है, कोड लीड टू मॉडर्नाइज्ड मोर स्टेबल वाटर शेयरिंग फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है ताकि पानी को शेयर किया जा सके। ठीक है, जिस तरह हमने ये जब यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, जब यहाँ पर पानी का बहाव बढ़ जाता है, तो उस वक्त जब इंडिया की तरफ बहाव बढ़ जाता है तो इंडिया जो है पाकिस्तान की तरफ छोड़ देता है। तो ये जो है ना डाटा शेयरिंग और ये पानी जो जितना भी यहाँ पर शेयर किया जाता है, तो ये भी जो है वो कह लें कि इसका भी एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए, ताकि ये नहीं कि इंडिया डूब रहा तो वो पाकिस्तान को भी साथ डुबा दे, है ना, ये चीज़ भी है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपना कवर किया था, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं पे वही देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पॉइंट क्या रहेगा, यहाँ पर चैलेंज क्या हो सकता है, देखें एक तो है कि यहाँ पर जो टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, एक तो उसकी कमी है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो लीगल प्रिपेयर, उसके बाद है रिक्वायर्स डिस्क्रीट बैक चैनल डिप्लोमेसी। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर बैक चैनल डिप्लोमेसी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो चीज यहां पर देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि यूएसए ने जिस तरह यहां पर ट्रंप ने रोल प्ले किया और पाकिस्तान और जिस तरह यहां पर यूएसए एक दूसरे के जो है करीब आते हुए नजर आए। ठीक है, ये हम जब वो टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये भी है। मैं ऑल्सो इनका डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉस्ट, तो ये चैलेंज हो सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर देखा जाए तो कंटिन्यू एग्जिस्टिंग मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, तो पाकिस्तान के पास जो बेस्ट ऑप्शंस है, जिस तरह हमने अभी बात की कि वर्ल्ड बैंक का फोरम है, उसके बाद अगर देखा जाए इंडस वाटर कमीशन है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उसके बाद वीना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज है। तो ये प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर पाकिस्तान अपना जो है वो यहाँ पर अपनी जो वॉइस को रेज कर सकता है। ठीक है, करंट अप्रोच ऑफ लीगल रिसोर्सेज की बात की जाए तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या रहेगा, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इंटरनेशनल लॉ है, कंबाइंड विद डिप्लोमेटिक आउटरीच, यूएनएससी, ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात की जा रही है, एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, उसके बाद क्या है, बेनिफिट क्या है, अवॉइड इमीडिएट एस्केलेशन एंड हेल्प। उसके बाद यहाँ पर जो है ना मामलात को डी एस्केलेट करना चाहिए, जो भी इश्यूज है, चैलेंजेस है, उनको खत्म करना चाहिए, ताकि एक पेज के ऊपर आया जा सके, निगोशिएशंस या टॉक्स की जा सकें। देखें
मैं पहले भी यहाँ पर बता चुका हूं कि जिस तरह यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं और जिस तरह यहाँ पर वो अपने कहके एक मजबूत फाउंडेशन रखते जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पर ट्रीटी की जो वर्थ है वो कम होती हुई नजर आ रही? ऑलरेडी आपके पता है, सामने ही है कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल रह गया है यहाँ पर, ठीक है। दुनिया के अंदर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, यूएनओ का आपके सामने ही हाल है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आपके सामने हाल है कि जिस तरह यहाँ पर टैरिफ्स लगते हुए नजर आए। तो यहां पर जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है उनका तो हाल आपके सामने ही है, लेकिन यहां पर निगोशिएशंस यहां पर होने बहुत ज्यादा जरूरी है, टॉक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, ठीक है। उसके बाद है चैलेंज की बात की जाए तो क्या हो सकता है? लीगल मैकेनिज्म आर टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, बिल्कुल टाइम कंज्यूमर है, ठीक है। ऑफन यील्ड नॉन बाइंडिंग आउटकम्स व्हाइल डिप्लोमेटिक efforts are unlikely to compel India to restore the treaty given the current international environment, with World Bank explicitly limiting its role to फैसिलिटेशन, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक अजय बंगा ने जो कहा है कि हमारा तो फैसिलिटेटर का काम है, हम फैसिलिटेटर एज ए रोल प्ले करेंगे, ठीक है, ये चीज भी देखने को मिली है। अब यहाँ पर जो दोनों कंट्रीज या पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन है यहाँ पर, तो यही है कि डिप्लोमेटिक यहाँ पर जो है टॉक्स होनी चाहिए, निगोशिएशंस होने चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली यहाँ पर। तो बाकी आप मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस वाला तो हाल आपके सामने ही, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो पाकिस्तान जो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर हमारे पास 5 रिसोर्सेज है जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखें कि आज 1 ईयर हो चुका है यहाँ पर पहलगाम अटैक के बाद, जो मई के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में यहाँ पर वॉर हुई। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि फर्स्ट एनिवर्सरी जो है यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को लेकर जो यहाँ पर बात हुई। देखें वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर जो ऐसे पब्लिश हुआ उसको हम लेकर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखें न्यू फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओल्ड डेंजर, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो चाहे यहाँ पर वॉर लगी हुई है और वो सारी दुनिया जो है भूल चुकी है, लेकिन आप याद रखें कि उन्होंने कहा कि फ्यूचर के अंदर कभी ना कभी जो है ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। द मई 2025 कॉन्फ्लिक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब होता है यहाँ पर जो कह लें कि बगैर जमीनी जो वार लड़ी गई, बल्कि क्या था यहाँ पर ड्रोन्स को यूज किया गया, उसके बाद अगर एयर पावर को यूज किया गया, मिसाइल्स को यूज किया गया, विदाउट ग्राउंड इन्वेजन, ठीक है, कोई जमीनी हमला नहीं किया गया, ठीक है, ये चीज भी है। मैं फॉस्टर डेंजरस बिलीव दैट लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर इज पॉसिबल विदाउट ट्रिगरिंग न्यूक्लियर एस्केलेशन, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। दिस कंक्लूजन इज सीन एज ए डेंजरसली, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, ठीक है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है एआई वॉरफेयर हमें दोनों के दरमियान में देखने को मिली, जहां पर जमीनी अटैक्स तो नहीं किए गए, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर ड्रोन्स और मिसाइल्स और एयर पावर का यूज किया गया, और यह बात यहां पर की जा रही है वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से, ठीक है। तो यह भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड अगर देखा जाए वाटर अ लूमिंग फ्लैश पॉइंट, यह बात बेसिकली की जा रही है। अब यह किसने की है, यहां पर वॉशिंगटन पोस्ट की बात कर रहा हूं, यह बात की जा रही है कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की बात की जा रही है, कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की बात की जा रही है कि वो यहाँ पर क्या करें। उन्होंने ये बेसिकली कहा कि इंडस जो यहाँ पर सस्पेंशन ऑफ 1960 इंडस वाटर ट्रीटी जो यहाँ पर सस्पेंड किया गया, हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो हमला हुआ, जो भी चीज़ें हुई, उसके मुताबिक भी अभी तक जो है इंडिया की तरफ से कोई रिपोर्ट यहाँ पर जमा नहीं करवाएगी। अब ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर पॉइंट हमारे पास, डिस्पाइट नो प्रेजेंटेड एविडेंस ऑफ पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट इन द प्रीसीडिंग अटैक्स, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट लाजमी जो है ऐड करेंगे कि रिपोर्ट के मुताबिक जो है अभी तक जो इन्वेजन या अटैक का नाम पाकिस्तान का बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं आया, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जमा नहीं करवाएगी। उसके बाद क्रिटिकल कंसर्न है पाकिस्तान कंसीडर वाटर। अब पाकिस्तान के लिए अगर देखा जाए सॉरी अब पाकिस्तान के लिए अगर वाटर देखा जाए तो 80% जो है वो कह ले कि एग्रीकल्चर सेक्टर आपका बेस करता है यहाँ पर इंडस वाटर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए तो नेशनल इंटरेस्ट समझा जा रहा है, यहाँ पर तो होना भी चाहिए, और यही चीज बेसिकली यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर भी कही जा रही है। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लाजमी करेंगे, विद एनी डिसरप्शन व्यूड, तो ये एक्ट ऑफ वॉर जो है यहाँ पर समझा जाएगा। अगर इंडिया पानी का रुख यहाँ पर मोड़ने की कोशिश करता है तो यहाँ पर इनके दरमियान में वॉर जो है यहाँ पर एस्केलेट
हो सकती है। ठीक है, तो ये कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट है, तो ये क्या कह रही है, रेफरेंस है हमारे पास, तो ये आप लाजमी ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी रिस्क की बात की जा रही है। ये बात कौन कर रहा है, बेसिकली सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कंटेम्परेरी रिसर्च। ठीक है, इसके मुताबिक बात की जा रही है, ये आप ऐड कर सकते हैं, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड कंटेम्परेरी रिसर्च क्या कहती है कि पाकिस्तान और इंडिया अगर यहाँ पर न्यूक्लियर एक्सचेंज करते हैं तो इसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे, न्यूक्लियर एक्सचेंज, वहाँ से जो धुएं का जो अखराज होगा, तो उससे बेसिकली क्या हो सकता है, न्यूक्लियर कूलिंग हो सकती है, जौहरी ठंडक पड़ सकती है, और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, बेसिकली एक लंबे अरसे तक आप ये समझ लें कि यहाँ पर खुश्क साली आप कह सकते हैं या तारीकी छा सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पर न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। ठीक है, और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेंगे, फूड सिस्टम के ऊपर पड़ेंगे, और लंबे अरसे तक यहाँ पर कह लें कि आप ये भी कह सकते हैं कि स्टारवेशन फॉर डेकेड्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, कहत देखने को आप कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं फूड शॉर्टेज देखने को मिल सकती है। और यह किसकी वजह से होगा, यहाँ पर बेसिकली अगर इनके दरमियान में न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है तो। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर फेमाइन जो हमें यहाँ पर जौहरी कहत की बात की जा रही है कि जो यहाँ पर फूड शॉर्टेज होगा, फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, एक लंबे अरसे तक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है लोग भूखे मर सकते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ है, तो ये आप ऐड करेंगे पॉइंट। उसके बाद अगर देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा, शिफ्टिंग डिप्लोमेटिक लैंडस्केप। ये कौन बात कर रहा है, यहाँ पर बेसिकली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडी। ठीक है, ये बेसिकली बात कर रहा है कि यहाँ पर जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में यहाँ पर वॉर होती है, ठीक है, 2025 के अंदर, मई के अंदर, तो यहाँ पर ट्रंप एज ए मीडिएटर रोल प्ले करते हैं और इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर सुलह करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ट्रंप ने अपना रोल प्ले किया, आपने इस चीज़ को यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है कि पाकिस्तान और इंडिया के, पाकिस्तान और कह लें कि यहाँ पर जो यूएसए के रिलेशंस तो हमें यहाँ पर देखने को मिले, इनके दरमियान में बेहतरी आई, लेकिन आप ये भी देखें कि इस वॉर से पहले या फर्स्ट टर्म के अंदर मोदी की, नरेंद्र मोदी और अगर देखा जाए तो ट्रंप की आपस में बहुत ज़्यादा बनी। ठीक है, उसके बाद भी जो है हमें यहाँ पर इंडिया की और यहाँ पर जो है यूएसए की आपस में जो है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी देखने को मिली। और आपको पता है कि जिस तरह पर यहाँ पर नरेंद्र मोदी यहाँ पर राइट विंग वाले हैं, उधर अगर देखा जाए ट्रंप भी राइट विंग वाले, ठीक है, कंजर्वेटिव नजर आते हैं। ठीक है, और जिस तरह यहाँ पर इनके एक बयानबाजी है, तो इसको काफ़ी ट्रंप लाइक करते थे और दोनों क्लोज थे। लेकिन जब यहाँ पर ट्रंप ने एज ए मीडिएटर रोल प्ले किया और वॉर को यहाँ पर रुकवाया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, तब से जो है यहाँ पर इंडिया के अंदर जो है ना, कह लें कि जितने भी अगर देखा जाए तो एक नई चीज़ हमें देखने को मिल रही है। नई तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह है कि उनको बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात है कि भाई यहाँ पर ट्रंप ने जो है अपना रोल प्ले किया जो कि नहीं करना चाहिए था, कि जो सारा क्रेडिट उसने ले लिया यहाँ पर। तो अब कहीं ना कहीं पे इंडिया के अंदर ये भी एक तासुर हमें देखने को मिल सकता है कि यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी का झुकाव है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये भी एक अलग डिबेट है, वो तो खैर जब यहाँ पर ये एक पॉसिबिलिटी कही जा रही है यहाँ पर, लेकिन ये है कि आप फ्यूचर में देखते हैं कि बेसिकली क्या हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर ये पॉइंट आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट पे जो रहेगा यहाँ पर फॉरेन अफेयर्स के अंदर, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर फॉरेन अफेयर के अंदर एलिजाबेथ थ्रैकल्ड जो यहाँ पर लिखती हैं, वो क्या लिखती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो वॉर है वो यहाँ पर जो इन एडवाल्टेंट की जो बात की जा रही है, बेसिकली इन एडवाल्टेंट की बात की, मिस कैलकुलेशन, इन एडवाल्टेंट का मतलब होता है गैर अरादी तौर पर कशीदगी बढ़ जाना ना, तो आप ये भी मिस कैलकुलेशन तो आपको पता है कि गलत अंदाजे, तो बोला इससे भी बढ़कर जो है फ्यूचर के अंदर जो है गैर अरादी जो है कशीदगी या यहाँ पर इनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, और ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में होगा और बहुत ज़्यादा गहरा भी हो सकता है और नए मैदान भी हो सकते हैं बेसिकली ये। ठीक है, तो द रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीजिंगली शिफ्टिंग फ्रॉम द डेलिब्रेट एस्केलेशन टू इनएडवर्टेंट मिसकैलकुलेशन, फर्दर कॉन्फ्लिक्ट्स आर लाइकली टू फीचर्स डीपर स्ट्राइक्स, शॉर्टर टाइमलाइंस एंड न्यू डोमेन्स। तो ये बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही, तो ये आप पॉइंट लाजमी ऐड करेंगे। ये फॉरेन अफेयर के अंदर बेसिकली जो आप यहाँ पर फॉरेन अफेयर का जो है मैगजीन भी रीड करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और इसके अंदर अगर देखा जाए तो एलिजाबेथ थ्रैकल्ड ने ये लिखा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे दोनों टॉपिक्स जो बेसिकली थे वो सेम ही थे। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को लेकर।
अब हम बात करेंगे यहाँ पर वोकैब की, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर 10 वर्ड्स को लाजमी डिस्कस करते हैं, जो 2 हमारे सिनोनिम्स होते हैं, 2 हमारे एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, सिनेगॉग। सिनेगॉग मीन्स क्या रहेगा यहाँ पर, ज्यूइश प्लेस ऑफ वर्शिप, जहां पर बेसिकली यहूदी इबादत करते हैं उस जगह को बोला जाता है, ठीक है। सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा, टेम्पल या शल बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, बॉग डाउन। बॉग डाउन मीन्स क्या रहेगा यहाँ पर, स्टक और अनेबल टू मेक प्रोग्रेस, एक जगह पर फंस जाने को बोला जाता है या रुक जाना, ठीक है। सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, स्टक या स्टॉल्ड। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, प्रोग्रेसिंग या एडवांसिंग का बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, एम्ब्रॉयल्ड। एम्ब्रॉयल्ड आपके पास क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, बेसिकली एम्ब्रॉयल आपका क्या बनता है, वर्ब। तो इसका क्या बनेगा मीनिंग यहाँ पर, डीपली इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट और ट्रबल, बेसिकली मुसीबतों में उलझ जाने को बोला जाता है, ठीक है। इंटेंजल्ड बोलेंगे, सिमिलर मीनिंग इन्वॉल्व, ठीक है। उसके बाद उल्टा क्या बनेगा, डिटैच्ड या अनइन्वॉल्व आप इसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, डेजिक्रेशन। डेजिक्रेशन बहुत ईजी है, डिसरिस्पेक्ट और वायलेशन ऑफ समथिंग सेक्रेट, ठीक है। बेसिकली आप बेहुरमती को बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वायलेशन या प्रोफेनेशन, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा, रेवरेंस या रिस्पेक्ट आप इसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, जिब्रिश। जिब्रिश मीन्स क्या रहेगा, मीनिंगलेस और अनइंटेलिजिबल स्पीच को बोला जाता है, बिल्कुल क्या बेमानी जो बातें की जाती हैं, या आप बकवास को भी बोल सकते हैं, नॉनसेंस या बेबल बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, क्लैरिटी या कोहेरेंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, एक्सट्रिकेट। बहुत ज्यादा इजी वर्ड है, टू फ्री फ्रॉम डिफिकल्टी और इंटेंजलमेंट बोल सकते हैं, मुसीबतों से बाहर निकालना, ठीक है। फ्री करना, डिस इंटेंजल बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, इंटेंजल या ट्रैप हो जाना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, अबोरेंट। अबोरेंट मीन्स क्या है, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट या हेटफुल आप बोल सकते हैं, यहाँ पर नफरत अंगेज बोल सकते हैं, इसका मीनिंग क्या बनेगा, सिमिलर मीनिंग डिटेस्टेबल बोल सकते हैं या रिपग्नेंट बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, प्लेजेंट या एडमायरेबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, कंपंक्शन। कंपंक्शन मीन्स क्या रहेगा यहाँ पर, अ फीलिंग ऑफ गिल्ट या रिमोर्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। निदामत बोल सकते हैं यहाँ पर, या जो गिल्ट फील होता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके साथ आप ये भी यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो आपको पछतावा होता है, ठीक है। रिमोर्स बोल सकते हैं या रिग्रेट। उल्टा क्या बनेगा, इनडिफरेंस या लैक ऑफ रिमोर्स आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा, फाल्टर। बहुत इजी है, टू हेजिटेट और वीकन बोला जाता है, बेसिकली कमजोर पड़ जाना, ठीक है। इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा यहाँ पर, हेजिटेट या वेवर। उल्टा क्या बनेगा, परसिस्ट या कंटिन्यू, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, प्रोक्लेविटी। ऑलरेडी हम पढ़ते रहते हैं, रुझान को बोला जाता है, नेचुरल टेंडेंसी और इंक्लाइनेशन, ठीक है। तो टेंडेंसी या इंक्लाइनेशन, उल्टा क्या बनेगा, एवर्जन या डी इंक्लाइनेशन, डिस इंक्लाइनेशन आप इसको बोलेंगे, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, एम्पलीफिकेशन मीन्स क्या रहेगा, द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग, ठीक है, बढ़ने का अमल बोला जाता है। और मेकिंग समथिंग लार्जर, या किसी चीज को बड़ा कर देना, इनलार्जमेंट बोल सकते हैं या एक्सपेंशन। उल्टा क्या बनेगा, रिडक्शन या डिक्रीज होना। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।